on my channel which is रतलामी नीति एलेक्स, जैसा कि आप लोगों को पता है। एंड आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि इतना लंबा पीरियड मैंने पास ऑन कर लिया है और अभी मुझे हो गए हैं क्वारंटीन पीरियड में रहते हुए 13-14 डेज। यूँ अगर मैं देखूँ जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं, बट डॉक्टर के हिसाब से 22 को नहीं 17 को 10 डेज का ही दिया था उन्होंने, तो 17 को मेरा कंप्लीट हो गया। बट मैं फिर भी और थोड़ा सा डेज आगे लेके चल रही हूँ, तो 21 या 22 तक मैं क्वारंटीन में ही रहूँगी। एंड उसके बाद चेकअप करा के देखते हैं कि अब रिपोर्ट क्या आती है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। कल मैंने एक कहानी सुनी और जो प्रेजेंट कंडीशन है हम सबकी, सारे इंडियंस की, वो उस कहानी से बहुत मिलती जुलती है। तो मैंने सोचा ये कहानी आप लोगों को भी सुनाई जाए। हो सकता है लोगों की आंखें खुल जाए, हो सकता है जो डर का माहौल है वो हट जाए। जैसे वो कहानी मुझे छू गई वैसे ही ये कहानी आप लोगों को भी छू जाए। तो एक बार क्या होता है, एक गांव में जो राजा रहता है उसके पास आके भूत ये खबर देता है कि मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा और मैं तुम्हारे गांव से 500 लोगों को मार दूंगा। अब वो राजा घबरा जाता है। राजा कहता है कि ऐसे कैसे कि तुम आओगे और तुम 500 लोगों को मार दोगे? तो वो कहता है नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा। अगर तुम ज्यादा संख्या में मरवाना चाहते हो तो फिर तुम मेरी बात मत मानो, लेकिन मैं 500 लोगों को तो मारूंगा ही मारूंगा। राजा ठीक बोलता है, ठीक है फिर भी मैं लोगों को अलर्ट कर देता हूँ, है ना। तो वो राजा क्या करता है, शाम को ही सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा देता है कि हमारे गांव में भूत आने वाला है और वो 500 लोगों को मारेगा। ठीक है भाई, लोग ये बात सुन लेते हैं, घबरा जाते हैं, अपने घरों में रहते हैं। जो लोग इधर उधर रहते हैं वो सब अपने घरों की तरफ भागते हैं। लोग चीजें इकट्ठी करने लगते हैं कि पता नहीं हमको कितने दिन घरों के अंदर रहना पड़ेगा। जो लोग बाहर रहते हैं वो घबराते हैं कि अरे कहीं हमें ना मार दे। ठीक है, दहशत का माहौल बन गया दहशत का माहौल। अब आते हैं भूत भाई साहब। भूत भाई साहब आते हैं और वो बढ़िया गाँव में घूमते हैं और अपने हिसाब के 500 लोगों को लेकर वो जाने लगते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो वो राजा से बात करते हैं। अब जैसे आए थे तो बता के आए थे, तो जाएंगे तो बता के जाएंगे ना, इतनी अकल तो भूत में भी थी। तो वो बात करते हैं, बोलते हैं महाराज ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरा आना जो काम था मेरा वो सार्थक हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ। तो राजा बड़े क्रोध में आ जाता है, कहता है कि तुमने कहा था कि तुम केवल 500 लोगों को लेके जाओगे, मारोगे, मगर तुमने तो मेरे गांव के 5500 लोगों को मार दिया, तो ये तो तुमने बहुत गलत किया। तो सुनिए भूत उसको क्या जवाब देता है कि राजा मैंने जो कहा था मैं अपने वादे का पक्का था, मैंने तो केवल 500 लोगों को ही मारा। तो बोले 5000 फिर कैसे मरे? तो बोले वो 5000 की हत्या का जिम्मा आपका है। राजा घबराया, बोला कैसे, ये कैसे हो सकता है? तो भूत ने आंसर दिया, रिप्लाई किया, मैंने केवल तुम्हें बताया था कि मैं गांव में आऊंगा और 500 लोगों को मारूंगा। ठीक है, ये बात पूरे गांव को नहीं पता थी, लेकिन जब तुमने शाम को ढिंडोरा पिटवाया कि भूत आएगा और वो 500 लोगों को लेके जाएगा, तो वो जो 5000 लोग मरे हैं ना, वो दहशत के मारे मरे हैं, कुछ भूख के मारे मरे हैं, कुछ लोग अपना व्यवसाय छोड़ के आए इसके कारण मरे हैं, कुछ लोग जिनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी वो डर के मारे मरे। तो कुछ समझ में आ रहा है आपके? यही हाल हुआ है हमारे साथ। जब लास्ट ईयर कोरोना आया था तब हमारे सामने उसकी भयावह स्थिति प्रस्तुत की गई थी ना, चीन के और पता नहीं कहाँ कहाँ की कुछ वीडियोस ऐसी लाके हमारे सामने दिखा दी गई कि जो चीज़ हमने सोची नहीं थी, मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमारे सामने जो भयावह स्थिति प्रस्तुत की गई ना वो बहुत खतरनाक थी। उसने लोगों का मेंटली जो स्ट्रेंथ थी ना वो पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया, है ना। अब रही बात वायरस की, वायरस तो है, ठीक है, हम डिनाई नहीं कर सकते कि वायरस नहीं है। हमें प्रिकॉशन लेना है, हाथ सैनिटाइज करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, और अगर थोड़ा भी कोई सिम्टम्स दिखता है तो उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग खुद से ट्रीटमेंट लेने से अच्छा है कि आप एक बार जाके चेकअप कराओ एंड देन आप डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अभी वर्तमान की स्थिति में ये है कि आप पैनिक ना हो, है ना, डरे नहीं। वो जो 5000 मरे ना वो डर की वजह से मरे थे, ठीक है। 500 को तो भूत ले गया, लेकिन वो जो 5000 मरे वो खुद की डर की वजह से मरे। तो वही स्थिति हमारे सामने हो रही है। आप काहे को इतनी न्यूज़ चैनल से देखते हो, क्यों उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हो? उनका काम क्या है? केवल दहशत फैलाना। क्या उन्होंने कहीं पर होने वाले अच्छे काम को अप्रिशिएट किया? केवल वो क्या दिखा रहे हैं कि स्थिति भयावह है। स्थिति भयावह होने का मेन कारण भी वो खुद। अब लोगों के सामने आपने स्थिति इतनी भयावह प्रस्तुत कर दी, जैसे वो राजा ने ढोल पिटवाया वैसे हमारे लिए हमारे राजा ने ढोल पिटवा दिया, है ना। एंड उसके बाद जब सारे लोग डर गए तो अब दुकानदारी का माहौल चल गया। डॉक्टरों की दुकानदारी और हॉस्पिटल्स की दुकानदारी,
नेताओं की तो चली रही है, नेताओं को कोरोना नहीं होता है, शायद वो अमृत बूटी लेकर आते हैं। और मुझे लगता है कि लोग कितने सेंसलेस हैं, बेवकूफ़ हैं कि आप किसी नेता के लिए इतनी भीड़, इतनी तादाद में आप इकट्ठी कर लो कि आपको यही नहीं समझ में आए कि ये भीड़ इकट्ठी करने से हमें कोरोना हो सकता है। जब आपके मोदी जी हजारों बार, जिनके पीछे आप गए थे ना, जब वो आकर हजारों बार कह रहे हैं कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना, तो आपके समझ में नहीं आई कि रैली में जाने से हमारा डिस्टेंस मेंटेन होगा कि नहीं होगा। आज जो विपक्ष की पार्टियां इतना आरोप लगा रही है, अरे भाई रैलियां आपने भी की हैं, आपने भी भीड़ जुटाई है, लेकिन तब आपने नहीं सोचा कि अगर इसका परिणाम बुरा होगा तो नाम आपका भी आएगा, है ना। तो जो ये नेता हैं, जो ये लोग हैं ना, मुझे लगता है इनको हमारे जैसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपनी राजनीति चमकानी है। अगर आपको आपकी जान की सलामती चाहिए, आपकी फैमिली की सलामती चाहिए, तो अपना दिमाग यूज़ कर लो। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। आज अगर मैं जाकर किसी से बात करती हूँ ना, तो जो मेरे विचार है ना, यही विचार दूसरों के भी होते हैं। लेकिन फिर भी हमने एक, वो जो होता है ना घोड़ा, जब उसे रास्ते पे चलना सिखाया जाता है, तो उसके दोनों तरफ ऐसे, आंखों के दोनों तरफ एक पट्टी लगा दी जाती है, ताकि घोड़े को केवल सीधी रोड दिखाई दे, ना वो इधर का देखे ना वो इधर का देखे। वही हालत आपकी हो गई है कि आप जानते सब कुछ हो कि इस रोड में चल क्या रहा है, लेकिन आपने खुद से ही अपने आंखों के चारों तरफ पट्टी लगा ली है कि नहीं, बस हमें तो केवल एक ही चीज समझ में आती है और हम उसी के पीछे जाएंगे, भले इसके बाद हमारा कितना भी बुरा हो। और फिर सब लोग आकर कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है ना, और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और ये नहीं मिल रहा है, वो। अरे भाई आप इस कंडीशन को तो समझो, जो हमारे यहाँ इंडिया में हॉस्पिटल्स की कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो तो अंधाधुंध लुटाई कर रहा है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसे सरकार ने इतना केपेबल बनाया ही नहीं है कि वो इतनी पब्लिक को एक साथ अटेंड कर पाए, है ना। हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है। जो बच्चे इतने सालों से नर्सिंग करके बैठे हुए हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। जो दूसरी फील्ड के बच्चे हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही। मैं खुद इतने सालों से एमपी में 2011 के बाद जो अब वैकेंसी निकाली टीचरशिप की, 10 साल बाद, उसमें भी आज तक जो बच्चे पास हो गए हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। तो मतलब रोजगार का पूरी तरीके से बैंड बजा दिया है सरकार ने, है ना। तो लोग यूं ही परेशान हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, वो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। वहां पे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास, नर्सेस के पास इतना फैसिलिटी नहीं है कि वो लोगों को संभाल पाए। जहां पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की और नर्सेस की आवश्यकता है, वहां पर आज तक वैकेंसी फुल ही नहीं की गई है। अब मान लो एक नर्स के ऊपर 4 पेशेंट है, अभी के टाइम पे एक नर्स के ऊपर 40 पेशेंट है। क्या आप सोच सकते हो 40 पेशेंट को वो क्या एक नर्स देख सकती है? नहीं देख पाएगी, है ना। फिर भी वो देखने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मुझे जहां तक समझ में आई है, आज की कंडीशन में हम इतनी बुरी तरीके से डरे हुए हैं कि अगर हमें थोड़ा भी लक्षण पता चल रहा है ना, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे हैं। हमको क्या लगता है, अरे हमको तो उठाकर मेडिकल कॉलेज में डाल देंगे, या हमको तो उठाकर किसी सरकारी हॉस्पिटल में डाल देंगे जहां पे हमारी अच्छे से देख रेख नहीं होगी और हम मर जाएंगे। एट द एंड हमारे मन में क्या फियर है कि हम मर जाएंगे। देखिए मरना तो है ही, हो सकता है आज मेरी बारी हो सकता है कल आपकी बारी हो सकता है किसी दूसरे की बारी हो, मरना तो है। लेकिन आप इस तरीके से ना डर के पहले ही मर जाएंगे। वो 5000 मरे ना, वही हालत आज हमारी हो गई है। इसीलिए डरिए नहीं। अगर आपको थोड़े से भी ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप जाके टेस्ट करा लो ना। टेस्ट कराने से कुछ नहीं जाएगा, है ना। आधे घंटे 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है। अगर किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाओगे तो शायद 900 रुपये में टेस्ट होता है। तो आपको जहां पे भी सूटेबल हो आप वहां पर जाकर टेस्ट कराओ। अब बात आती है कि क्या लक्षण दिखे तो हम जाएं टेस्ट कराने के लिए, है ना। पहली बात तो डरना नहीं है। सेकंड बात, अगर आपको खांसी आ रही है, अगर आपके थ्रोट में यहाँ पेन हो रहा है, अगर आपको स्टमक पेन हो रहा है, अगर आपको बॉडी एक हो रहा है, मतलब बॉडी में पेन हो रहा है, भयंकर पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, फीवर भी कैसा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप मेडिसिन पैरासीटामोल ले रहे हो, फिर भी आपका अगर जो फीवर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो 2 दिन भी अगर नहीं हो रहा है ना, देन तीसरे दिन आप जाओ एंड टेस्ट कराओ। टेस्ट कराने से कुछ नहीं जाएगा। या तो देखो आपके सामने 2 ऑप्शन खुल जाएंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आया तो डॉक्टर को जाके दिखा दो, वो आपको दूसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट। अगर पॉजिटिव आ गया तो उस समय आप बच सकते हो।
आपकी हालत बहुत सीरियस होने से बच सकती है, ठीक है। हाँ, और टेस्ट नहीं आए, टेस्ट और स्मेल तो खैर 3-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद समझ में आती है। आपके होंठ फटने लगे, दरारें आने लगे, आपकी जीभ जबान जो होती है वो आपको मोटी लगने लगे, तो ये सब सिम्टम्स हैं कोरोना के, जो हमको अर्ली स्टेज में पता चल जाते हैं, ठीक है। आपने चेक करा लिया, आपने दिखा लिया, अब आपको बोल दिया अगर आपकी कंडीशन आपने जल्दी दिखा लिया है तो आपको हॉस्पिटल में नहीं एडमिट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है, डॉक्टर भी जानता है कि हॉस्पिटल्स में हम ज़्यादा संख्या में लोगों को नहीं रख सकते। एक कमरा है जिसमें रखने की संख्या 10 है, अगर वो उसमें 100 मरीज घुसेड़ देंगे या डाल देंगे तो फिर आपको पता है कि क्या हालत होनी है ना। वही हालत हो रही है आज हॉस्पिटल्स की। तो हमें जल्दी बता देना है ताकि हम होम आइसोलेट हो सके और हम घर में रह सके, ताकि हमको वो हॉस्पिटल के फियर से वो 500 वाली स्थिति में नहीं आना, नहीं सॉरी 500 वाली तो ठीक है, 5000 वाली स्थिति में ना आना पड़े, ठीक है। आप होम आइसोलेट हो गए। अब होम आइसोलेट होने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है। देखिए, मेरे घर में एक ही वॉशरूम था, मतलब कि जो वॉशरूम मैं यूज़ करती वही मेरे बच्चे भी करते, वही मेरे हस्बैंड भी करते। मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कंडीशन यही थी कि हम कैसे, अगर मैं होम आइसोलेट होती हूँ तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो बच्चों को तो मैंने थोड़े दिनों के लिए भेज दिया था उनकी दादी के यहाँ, एंड मिस्टर चले गए थे इंदौर। जब 3 दिन बाद मेरी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा, मतलब 3 दिनों में मेरी कंडीशन ख़राब हो गई और इंदौर में भी लॉकडाउन लग गया, तो वो फिर वापस आ गए। फिर भी मुझे टेंशन थी कि वही चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ एंड वही चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, तो हमने सबसे अच्छा एक ऑप्शन निकाला, हम में से जो भी वॉशरूम जाएगा उसको सैनिटाइज करके आएगा। चाहे मैं 50 बार जाऊं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर जाएं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें बचाना था, मुझे बेसिकली उनको बचाना था, है ना। तो हमने ये किया, ठीक है। सब चीज़ प्रॉपर, सारे टैब और सब कुछ, सारा चीज़ हम सैनिटाइज करके आते थे। उसके बाद जब मैं मेरे रूम में आई तो मैंने अपने रूम का डोर बंद कर दिया, मैं उसी रूम में रहती थी, और मेरे पास मेरा पानी का थर्मस रहता था जिसमें हमेशा गर्म पानी थी, मेरी मेडिसिन सारी थी, मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स थे जिनके थ्रू मैं अपना सारा जो फीवर था, ऑक्सीजन था, वो सब मॉनिटर करती थी, ठीक है। मेरी बाल्टी अलग, मेरा मग अलग, और मेरे ब्रश, ये सब चीज़ें तो थी, और ये सब चीज़ें मैंने बाथरूम में नहीं रखी थी, ये मैं मेरे रूम में ही ले आई थी। जब मैं जाती थी तो मेरे रूम से बाहर लेकर जाती थी और उसको वापस से सैनिटाइज करके अपने रूम में, अपने लिए थोड़े 4-5 जोड़ी कपड़े आप अपने रूम में रख लीजिए, ताकि आपको कपड़ों के लिए फिर बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। तो अब बात आती है, इस तरीके से आपने अपने रूम को कर लिया, रूम को रोज सैनिटाइज करिए, रोज साफ करिए, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मेडिकल टर्म वाली, जिससे कि आप अपना फीवर, अपना बीपी, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक तो फीवर चेक करना और दूसरा आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करना, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में आप थोड़ी भी ढिलाई नहीं कर सकते। आपको एक चार्ट बनाना होगा, उसमें आप आपका सारे दिन भर का शेड्यूल लिखिए, ठीक है। और ये चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा भी होता है। करना है आपको, डे लिखना है, आपका ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन SpO2 लिख देना, BP लिख देना, टेम्परेचर लिख देना, और आपको सिम्टम्स, है ना, पूरे दिन भर में आपके साथ क्या क्या हो रहा है, कि आपने अगर ये मेडिसिन ली है तो इसके बाद कितनी देर के लिए आपको फीवर नहीं आया, ये सब आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब डॉक्टर्स आते हैं तो वो आपको उनको बताना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, ये है पल्स ऑक्सीमीटर, और इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसको मैं लगा देती हूँ मेरी फिंगर में। कौन सी फिंगर में लगाएंगे, आप किसी भी एक फिंगर में लगा सकते हैं जिसका नेल कटा हो और वो उसमें नेल पॉलिश नहीं लगी रहनी चाहिए। तो दिख रहा है क्या, ये मेरी थोड़ी सी हार्ट रेट बढ़ी हुई आ रही है, हार्ट बीट बढ़ी हुई आ रही है, और ये तो आ ही रही है। आज 7-8 दिन हो गए हैं, तब से थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ा हुआ आता है, बट ठीक है, मैंने डॉक्टर से बात करी थी, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी फिलहाल मेरा ऑक्सीजन लेवल है 99 एंड हार्ट पल्स रेट है 109, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, मतलब ठीक है। उसके बाद आती है, ये है बीपी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मुझे थोड़ा सा लो बीपी का प्रॉब्लम था, तो इसलिए ये मेरे पास बहुत पहले से है, लास्ट ईयर मैंने मंगा लिया था। तो ये है बीपी इंस्ट्रूमेंट, इससे भी आपको चेक करना है, दिन में कम से कम एक बार तो आप चेक कर लीजिए। अभी मुझे ऐसा हो गया है कि मेरा बीपी थोड़ा बढ़ के आने लग गया है, ठीक है। मेरे बाल बार बार खुल जा रहे हैं। उसके बाद बात आती है थर्मामीटर की, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे आपको आपका टेम्परेचर करना, चेक करना है। आजकल तो वो ऐसा टच करने वाला सेंसर वाला आ गया है, वो सबसे अच्छा है। बट मेरे पास मेरे बच्चों के टाइम का, जब बच्चे मेरे छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब से ही मेरे पास ये थर्मामीटर है एंड मैं इसका ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद बात आती है सब, मतलब ये चीज़ें तो
होनी ही चाहिए अगर आप होम आइसोलेटेड हो, ठीक है, घर में हो तो इतनी चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा भी कम होता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जा सकें, ठीक है। फिर नेबुलाइजर, ये समझ लो कि आपके लिए ना ये संजीवनी बूटी है। आप ये बिल्कुल बात मान लीजिएगा कि ये आपके लिए संजीवनी बूटी है। इसमें पानी डालकर आप भाप ले सकते हैं, एंड जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हर 3 घंटे में इससे भाप लेनी है आपको, ठीक है। और ये 4 चीज़ें अगर आपके पास है ना, तो आप सोच लेना आपने आधी जंग तो यूं ही जीत ली है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन, जो भी मेडिसिन डॉक्टर दे रहा है उसे आपको प्रॉपर लेनी है, सुबह शाम दिन में, भले कड़वी हो भले कैसी भी हो, भले गुड़ खा के मेडिसिन ले लो, भले शक्कर खा के मेडिसिन ले लो, भले कुछ भी खा के मेडिसिन ले लो, मगर वो मेडिसिन लेनी है, क्योंकि मैंने ली तो मुझे पता है कि वो बहुत रिलीफ देती है, ठीक है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, खाना बहुत अच्छा खाना है। सुबह आप नाश्ता करिए उठने के बाद, दिन में खाना खाइए, शाम को खाना खाइए। इस टाइम पे आपको भूख नहीं लगेगी, मगर फिर भी आपको मन मार के थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये मेडिसिन जो है वो बहुत गर्म होती है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, और अगर एक बार वॉमिटिंग शुरू हो गई ना तो आपका पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, और फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब सबसे बड़ी बात आती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की, ठीक है। आपको बहुत काम रहना है। बहुत सी बार ऐसा होगा कि आपको डर लगेगा, अरे मेरे को सांस नहीं आ रही है, मेरे को ये नहीं हो रहा है। आप अकेले लेटे रहेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लेकिन उस समय आपको आपके मन को डाइवर्ट करना है, ठीक है। अब डाइवर्ट कैसे कर सकते हो, या तो आप मोबाइल चला लो, मोबाइल से अपनी फैमिली से किसी से बात कर लो। और इस टाइम पे जो लोग आपको थोड़े भी टेढ़े लगते हैं ना, जिनसे बात करके आपको थोड़ा भी टेंशन होता है, कौन क्या चला रहा है प्लीज़ बंद कर दो ना, है ना, ऐसे लोगों को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देना, सच्ची में बिल्कुल ब्लॉक कर देना। इन लोगों से एक भी दिन बात करना, उन 40 डेज में ना इन लोगों से एक भी दिन बात नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप अपने धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़िए, आपके मन में बड़ी शांति मिलेगी, ठीक है। मैं इस पे बहुत विश्वास करती हूँ, तो मेरे लिए तो मेरे ये बिल्कुल बेड के पास में ही है। जब जब मेरा मन इधर उधर होता है ना, या मुझे डर लगता है या कुछ भी होता है, मैं फट से उठा के बाइबल पढ़ने लगती हूँ। भजन सुनिए, बहुत अच्छे सॉन्ग सुनिए, ठीक है। कुछ मोटिवेशन की स्टोरीज देखिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी यार। ये केवल जो ये चक्र है ना कोरोना का, ये 7 दिन रहता है, ठीक है। अगर आपने 7 दिन अपने आप पे कंट्रोल कर लिया ना, 8वें दिन आप उठ के चलने लगोगे, ठीक है। और उसके साथ में, इन सब चीज़ों के साथ में आपको करना है एक्सरसाइज, ठीक है। अनुलोम विलोम और सांस बार बार बाहर करना और अंदर लेना, ये वाला, ठीक है। बलून्स रखिए, बलून को फुलाया करिए, पूरी ताकत से, पूरी सांस से उसको फुलाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर फुलाइए, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको बेचैनी हो रही है, ज़्यादा देर आप ऐसे सीधे मत सोइए ना, पीठ के बल नहीं सोइए, क्योंकि हमारा लंग्स का मोस्ट ऑफ जो पोर्शन रहता है वो इस तरफ बैक साइड में ही होता है, रिब्स के अंदर, है ना। अगर हम, एक तो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन है, उसके साथ साथ अगर हम ज़्यादा देर तक पीठ के बल सोएंगे तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पेट के बल सोइए, ठीक है। पेट के बल सोएंगे तो थोड़ी देर में आपको रिलीफ हो जाएगा। आप 20-30 मिनट्स ऐसे सोइए, लेकिन कैसे सोना है, आपको आपकी चेस्ट पे एक पिलो रखना है, पेट पर 2 पिलो रखने हैं, एंड पैर के नीचे 2 पिलो रखने हैं। इस तरीके से आपको अपना अरेंजमेंट करना है, एंड देन सोना है। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात, अपने रूम को साफ रखिए, मेडिकल के ये सारे इक्विपमेंट अपने पास रखिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। खाना खाइए, मेडिसिन खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, और सबसे बड़ी बात है, इससे निकाल दीजिए कि आपको कोई बीमारी है। जैसे हमको सर्दी खांसी होती है ना, बस सोचिए कि यही है और ये जल्दी से ठीक हो जाएगी, ठीक है। और वो 5000 वालों में अपनी संख्या मत लाइए, डरिए नहीं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मन तो अपने ही है ना, फिर हमारी आदत होती है जीतने की, तो फिर इस बार मन को क्यों हराना। इस बार भी कहिए कि हम इसी मन से जीत के निकलेंगे, है ना। ये सब इतना बड़बड़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। और जो फर्स्ट, इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपने मेरी कंडीशन देखी थी, एंड आप आज मुझे देख सकते हो, ईश्वर की दया से मैं पहले से 90% बिल्कुल ठीक हूँ। अब थोड़ी सी वीकनेस है बस, और कुछ भी नहीं है। चलने उठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो तो खैर ठीक है, वो टाइम लगेगा उस चीज़ से रिकवर होने के लिए, लेकिन हो जाएंगे। बाकी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऑक्सीजन लेवल ईश्वर की दया से अभी ठीक हो गया है, और फीवर नहीं आया मुझे इतने दिनों में एक भी बार। थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, वो भी अभी रिकवर है। अब बाकी जो मुझे अब नेक्स्ट उसमें जाके शायद वापस से एक्सरे होगा या जो टेस्ट होंगे वो सब करा के देखना है ना। तो आप लोग भी, जिस तरीके से मैं पॉजिटिव रही और इस बड़ी परेशानी से निकल कर आ गई हूँ ईश्वर की दया से, और हाँ, आप लोगों की सबकी प्रेयर से, मतलब
कहते हैं ना, कहते तो क्या है, मैं कह रही हूँ कि मैंने बहुत पैसा नहीं कमाया है ना, लेकिन मैंने बहुत अच्छे दोस्तों को कमाया है, जो मेरे हर समय, अच्छे में कोई आके बोले ना बोले, लेकिन हाँ मेरे बुरे समय पे हर कोई मेरे साथ था, हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि आज ये तो फिर भी ठीक है, मैंने इससे वर्स्ट कंडीशन भी निकाली है और उसमें भी मेरे सारे दोस्त मेरे साथ थे। तो आप सभी को थैंक यू। आप लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किए, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए और बहुत अच्छे कमेंट्स किए, कॉल्स किए। थैंक यू सो मच मेरे डिफ़िकल्ट टाइम में मेरे साथ रहने के लिए। मेरा स्कूल का स्टाफ जिसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, ना इस बारी और ना ही जब मम्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, उस समय भी उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो स्कूल मैनेजमेंट को थैंक यू। सारे टीचर्स ने मुझे कॉल किया, मैसेज करते थे कि मैम आप ठीक हो कि नहीं, कैसे हो, क्या हो। थैंक यू सो मच। और स्पेशली मेरे स्कूल के बच्चे, उम्मीद नहीं थी लेकिन बच्चों ने भी बहुत मेरे लिए प्रेयर करी। उनके कॉल आते थे, उनके मैसेज आते थे, उनके पेरेंट्स के कॉल आते थे। थैंक यू सो मच। आप सभी की प्रेयर्स की वजह से मैं इस चीज़ से बाहर आ पाई हूँ। थैंक यू सो मच। एंड स्पेशल थैंक्स मनीष भैया के लिए। मनीष भैया कौन है? मनीष भैया मेरे डॉक्टर हैं, जो कि जिन्होंने अभी से नहीं, बहुत टाइम से मेरा चेकअप किया है। और वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, वो एज ए माय बिग ब्रदर हैं। तो जैसे सोनू भैया है मेरा भाई, वैसे ही वो भी है मेरे लिए। मतलब उनसे मैं, मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ। एंड वो एक ऐसे बंदे हैं जिनके पास अगर आप चले जाओ तो आपका आधी बीमारी तो यूं ही दूर हो जाती है। तो थैंक यू सो मच मनीष भैया। आपकी वजह से, आपकी ट्रीटमेंट की वजह से मैं इस कंडीशन में हूँ कि बोल पा रही हूँ। और आपने हर टाइम मेरी बहुत हेल्प करी है, ना सिर्फ ट्रीटमेंट में, बाकी मेंटली जो एक ट्रॉमा होता है ना, उससे आपने मुझे हमेशा बाहर निकाला है। तो थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में मेरी फैमिली, चाहे मेरे इन लॉज की फैमिली हो, चाहे मेरे मदर की फैमिली हो, वो सब मेरे साथ में खड़े थे, इसीलिए हम निकल आए। और सबसे बड़ा थैंक यू मिस्टर को और मेरे बच्चों को। बच्चे 10 दिन उनकी बुआ के यहाँ रह लिए, बहुत मुश्किल था उनके लिए भी, वो रोज़ रोते थे और मुझे भी रुलाते थे। उनका बस यही काम था, रोज़ कॉल करके रोना और मुझे भी रुलाते थे, मगर ठीक है हमने वो टाइम निकाली, अब तो बच्चे घर आ गए। एंड मिस्टर, उन्होंने, वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी खुद से एक गिलास पानी भी नहीं पिया, लेकिन इस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया। वो कुछ कर तो सकते नहीं थे, परेशान थे वो भी, लेकिन ठीक है उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। और सबसे बड़ा थैंक यू ईश्वर का, जिसने मुझे इस मुसीबत में डाला और बिल्कुल ऐसे हाथों में रख के उसने मुझे ऐसे निकाल दिया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर निकाल दिया। तो इसीलिए कहती हूँ कि ईश्वर पे भरोसा रखो, उसके सिवा एक सांस भी हमारी इधर उधर कोई नहीं कर सकता, है ना। तो आप लोग भी खुद पे, सबसे बड़ी ज़रूरत है ईश्वर पे भरोसा रखना। एंड सेकंड, खुद पे भरोसा रखो यार, कुछ नहीं होगा, इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी ना, तो भी आप निकल जाओगे, है ना। तो फिर मिलेंगे आपसे एक अच्छे वाले व्लॉग में और वीडियो में। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप देख के तो जाते हो लेकिन वो सब्सक्राइब का जो बटन है ना, उसको प्रेस करना भूल जाते हो, तो उसको भी प्रेस कर देना, ठीक है। एंड ये जो लाइक वाला बटन होता है, इसको तो बिल्कुल कर ही देना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में। वो पीछे खड़े होकर फिर कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में, 3 बार बोल चुकी हूँ तो अब लास्ट बार बोल रही हूँ। तो फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में एक बहुत ही अच्छे, अभी थोड़े दिन में एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है हमारी लाइफ की। तो देखते हैं, ईश्वर ने चाहा, अभी नहीं बोल रही हूँ, पता नहीं तो क्या क्या हो जाता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो फिर आपको दिखाएंगे। तो मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। एंड इस ब्लॉग के बाद वो जो मेरा डेली रूटीन वाला ब्लॉग था ना, वो आएगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा और इसको तो ज़रूर देखना प्लीज़। हाँ, और वो कहानी याद रखना, 500 तो ठीक है, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन वो 5000 में अपना नंबर मत लाना। ना डरना, कभी भी नहीं डरना, ना इस सिचुएशन में, ना इसके बाद ज़माने में, कुछ भी हो, लेकिन डरना नहीं, ठीक है। तो अब लास्ट बार बोल रही हूँ, मिलेंगे अब आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए और मेरे लिए भी प्रेयर करते रहिए कि मैं भी जल्दी से रिकवरी कर जाऊँ। बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।